चलिए आज एक कहानी रियल स्टोरी मैं सुनाता हूँ आज का ही। ये क्या है कि जैसे कोई मिडिल क्लास का आदमी हो, गरीब आदमी हो, यदि वह बैंक से लोन लेने के लिए पैसा जाए तो उससे इतना प्रूफ मांगेगा कि मतलब 2-4 महीना साल भर तो उसको प्रूफ लाने में ही समय चला जाएगा। उसके बाद भी उसको 99% है कि उसकी माने कि लोन नामंजूर हो जाएगा, माने बैंक नहीं देगा। आज उसी से रिलेटेड आपको एक कहानी मैं रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। ये 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, ये मामला है 22,000 करोड़ रुपया। यानी किसी व्यक्ति पर 22,000 करोड़ रुपया कर्ज है और मात्र उसको 6.5 करोड़ रुपया देने के बाद उसको क्लीन चिट दे दिया जाता है। ये मेरा हिंदुस्तान है। यदि आप ईएमआई 1 महीना का नहीं भरें तो मतलब इस तरह से आपको बिहेव करेगा बैंक का कर्मचारी कि माने कोई आप टेररिस्ट हैं, इस तरह का आपसे बिहेव करता है। और इतने बड़े आदमी को जब 22,000 कर्ज है, उसको मात्र 6.5 करोड़ रुपया लेकर छोड़ देना, निपटारा कर देना, मतलब ये कहाँ का नियम है, कानून है। इसी तरह का मामला देखे होंगे, विजय माल्या भाग गया 5,000 करोड़ रुपया लेकर। उसके बाद नीरव मोदी भी 12,000 करोड़ रुपया लेकर भागा। मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपया लेकर भागा, जो हीरे जवाहरात का बिजनेस था। तो इस तरह से बहुत सारे मामले आते हैं। इधर गौतम अडानी को बिहार में 1,000 एकड़ मात्र 1 रुपये में दे दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे आपको मामले देखने को मिलते हैं। और किसान है, गरीब आदमी है, उसको किस तरह से इंडिया में बिहेव किया जाता है, इसी का मैंने जोड़ के आप देखिएगा। अब इन जिस व्यक्ति का मतलब कि मात्र 6.5 करोड़ रुपया में फैसला हो गया, वो महाशय ये हैं, इन्हीं का नाम है सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा ये हरियाणा के रहने वाले हैं। चावल दाल का बिजनेसमैन हुआ करते थे शुरुआत में। और आप जितने भी सोशल मीडिया और तरह के जो जी न्यूज वाले आप देखते हैं, सब का मालिक जो है यही व्यक्ति है। इस पर विजय माल्या ने बोले कि ये सरकार ने दोहरा रवैया अपनाया है। इस तरह का मामला क्या था वो सब अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि क्या था मामला। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो एनसीएलटी होता है, एनसीएलटी ने, अब पहले मैं बता ही देता हूँ एनसीएलटी क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये समझिए, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका काम क्या होता है कि भारत में जितने भी कंपनी हैं या कॉरपोरेट मामलों से जितने भी जुड़े कानूनी मामलों की ये सुनवाई करती है। इसका स्थापना 1 जून 2016 को हुआ था। बेसिक इतना समझिए, और कभी होगा तो हम एनसीएलटी के पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यही समझिए। अब क्या है कि एनसीएलटी ने जो जी ग्रुप के फाउंडर हैं, उनका नाम था सुभाष चंद्रा, वो 22,000 करोड़ रुपए के कर्ज को महज मात्र 6.5 करोड़ में निपटाने के प्लान को मंजूरी दे दिया है। इससे कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने 99.97% बकाए पैसे का नुकसान सहना पड़ रहा। अब आप सोच रहे हैं कि जब 22,000 करोड़ रुपया किसी के पास है, अब मात्र 6.5 करोड़ रुपया में डील हो रहा है, मतलब आप समझिए कि 100 रुपया आप लिए हैं किसी से और उसको आपको देना है मात्र 3 पैसा। समझिए 3 पैसा दीजिए 100 रुपया में, यानी पूरा 22,000 करोड़ रुपये का आप परसेंट में निकालेंगे तो हमको लगता है 0.03% के मात्र आसपास इतना ही मतलब परसेंटेज में आएगा, उतना ही चुकाना है। चंद्रा को क्या है कि एनसीएलटी से मिली राहत पर एक जो भगोड़ा कारोबारी जो विजय माल्या है, वो भी 5,000 करोड़ रुपया लेके भागा है। ऐसे तो उसको 14,000 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। वो बता रहा है कि ये दोहरा रवैया बताया रहा है। माल्या ने एक्स पर, ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट किया और कहा कि ये भारतीय इंसाफ का असली मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 6,203 करोड़ रुपए का अदालती कर्ज था, लेकिन सरकार और बैंकों ने उनसे 14,100 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं, जहां दूसरे कर्जदार छोटे से हिस्से पर सेटलमेंट कर रहे हैं।
और वहीं उनके साथ अलग बर्ताव कर रहे हैं। ये तो अपना दुख व्यक्त किया विजय माल्या। खैर वो भी भागा है, बिना सरकार के हेल्प से तो भागेगा नहीं। जब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब जी थे तो उनका भी रोल था, उनसे हुआ मिली भगत तो था ही। अब सोचिए इसमें कि बैंक 99% नुकसान सहने को तैयार क्यों हो गया। सबसे पहला तो ये समझिए कि बैंक ने सोचा लीगली रूप से कम कुछ पैसा तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि दिवालियापन की एक बहुत लंबी कानूनी जंग में करोड़ों रुपये वकील करिए उसका फीस में बह जाते हैं और हाथ में कुछ मिलता नहीं है। तो पहला ये कारण हुआ होगा। दूसरा, संपत्ति की असल वैल्यू कम है। सुभाष चंद्र के जो पर्सनल एसेट की कुल कीमत कुल कर्ज से काफी कम आकी गई है। वो कितना कम आका गया है वो भी मैं अभी बताऊंगा। मात्र ऐसे 31 करोड़ रुपया दिखाया गया है। तीसरा ये भी कारण हो सकता है कि मूल कंपनियों पर केस वापसी, जिसके कारण बैंक जो है नुकसान सहने के लिए तैयार हो गया होगा, क्योंकि व्यक्तिगत गारंटी खत्म हुई है लेकिन लोन लेने वाले मूल कंपनियों से रिकवरी का अधिकार अभी भी क्या है, सुरक्षित है। अब समझिए कुछ मैं पॉइंट्स में आपको सुभाष चंद्र के कर्ज निपटाने से कुछ जानकारी मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट में तो ये समझिए कि जो एनसीएलटी है वह सुभाष चंद्र के पर्सनल इंसॉल्वेंसी मामले में क्या फैसला सुनाया। तो पहले देखिए इंसॉल्वेंसी जो ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने सुभाष चंद्र के रीपेमेंट प्लान को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 144 के तहत मंजूरी दे दी। इसके तहत सुभाष चंद्र को जो 22,6.57 करोड़ के कुल कर्ज के बदले मात्र 6.5 करोड़ का भुगतान करना होगा। उसके बाद यह फैसला किसने सुनाया और जो ट्रिब्यूनल था उसमें क्या राय क्या थी। तो इससे पहले एनसीईआरटी की 2 सदस्यीय बेंच में इस मामले को लेकर विभाजित राय ऑलरेडी आई थी। इसके बाद एनसीईआरटी के जो चेयरमैन है तीसरे सदस्य के रूप में जुडिशियल मेंबर जो नीलेश कुमार को नियुक्त किया गया। नीलेश शर्मा ने बहुमत के आधार लिया गया और 144 पन्नों के आदेश में रीपेमेंट प्लान को ये मंजूरी दे दी। अब इसके बाद समझिए नेक्स्ट पॉइंट में ये कि क्या सुभाष चंद्र ने खुद 22,006 करोड़ का पर्सनल लोन लिया था, तो नहीं। लेकिन घुमा फिरा के तो लिए थे यही, समझिए ना, लेकिन कानूनी कागजी कार्रवाई पर वो उसके डर से ये नहीं लिए थे। मैंने इन्हीं की कंपनी थी, विवेक करके कुछ कंपनी था, वह लिया था। तो देखिए यह रकम जो है सुभाष चंद्र द्वारा दी गई पर्सनल गारंटी से जुड़ी है। मतलब समझिए कि आप बैंक में लोन लेने जाइएगा तो बैंक वाले एक पर्सनल मतलब कि गारंटर खोजते हैं। तो ये गारंटर थे सुभाष चंद्र और वह जो कंपनी है वह दिवालिया घोषित हुआ गया। तो बैंक वालों ने इनको धरा कि आप पर्सनल मतलब कि गारंटर बने थे तो मैं आप ही से वसूलूंगा। जब किसी कंपनी या मूल्य, तो मैं बता दिया कि ये भुगतान नहीं। एक्सेल ग्रुप की कंपनियों के लिए किए गए लोन के लिए सुभाष चंद्र जो थे वह पर्सनल गारंटी दी थी। कंपनियों के जब डिफॉल्ट करने पर यह क्लेम सुभाष चंद्र पर आ गया। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने यह सारा पैसा व्यक्तिगत तौर पर उधार लिया था। अगला पॉइंट में यह समझिए कि यह पूरा मामला कब और कैसे शुरू हुआ। तो यह पूरा मामला 2016 में शुरू हुआ था, जब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने कुछ कंपनियों को 726 करोड़ का लोन दिया। उसके बाद 2018 का जब समय आया तो सुभाष चंद्र ने इस लोन के पर्सनल गारंटर बन गए, यानी कंपनी के पैसे न चुकाने पर यही पूरा रकम भरते। जब कंपनियां डिफॉल्ट किया तो इंडिया बुल्स ने 2022 में सुभाष चंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और 2024 में एनसीईआरटी ने इस केस को आगे बढ़ाया। अब सवाल ये उठता है कि मामला 178 करोड़ के नोटिस से शुरू हुआ और ये 22,000 करोड़ तक कैसे पहुंच गया। दरअसल नियम यह है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके सारे कर्जदाता अपना अपना बकाया क्या करते हैं, मांगने लगते हैं, मांगने आ जाते हैं। और सुभाष चंद्र ने एक्सिस ग्रुप की जो दूसरी कंपनियों के कर्जों के लिए भी एचडीएफसी, एक्सिस, कैनरा बैंक और आरबीएल जैसे कई अन्य बैंकों से पर्सनल गारंटी दे रखी थी।
यही सब बैंकों ने पुराने कर्जों, सालों के भारी भरकम जो ब्याज था, पेनाल्टी को आपस में मिलाकर कुल जो क्लेम हुआ 22,000 करोड़ रुपए हो गया था। और इसी 22,000 करोड़ के बकाये के बदले अब उन्होंने बोला एनसीएलटी ने कि आप 6.5 करोड़ के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दिया है। अब अगला पॉइंट में ये समझिए आप कि किस प्रमुख बैंक या संस्थान ने इस फैसले का विरोध किया। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगुवाई में कुल कर्जदाताओं ने इस रीपेमेंट प्लान पर आपत्ति जताई है। एलआईसी हाउसिंग ने इसे अव्यावहारिक और गैर कानूनी बताते हुए कहा कि उन्हें 1322.39 करोड़ के बकाये के बदले केवल 38.09 लाख दिए जा रहे हैं। इतना कम बताइए दिए जा रहे हैं। फिर अब ये समझिए कि एनसीएलटी ने असहमति जताने वाले लेनदारों की आपत्तियों को क्यों खारिज किया। तो देखिए एनसीएलटी ने पाया कि विरोध करने वाले जितने भी लेनदार हैं उनके पास मात्र 20% से कम वोटिंग राइट्स है, चूंकि इसमें वोटिंग राइट्स होते हैं, और रीपेमेंट प्लान को लगभग 80.81% वोटिंग शेयर लेनदारों की मंजूरी मिल चुकी थी। अब 80% जो वोटिंग इनके विरुद्ध मैंने सपोर्ट में दिया, कहा यह जा रहा है कि सभी को सुभाष चंद्र बोस से मतलब कि मिली भगत थी, ये कारण बताया जा रहा था। कानून के मुताबिक बहुमत की मंजूरी के कारण ट्रिब्यूनल ने आपत्तियों को क्या किया, खारिज कर दिया। अब समझिए कि क्या ये एनसीएलटी ने चंद्रा के रीपेमेंट प्लान को सही ठहराने के लिए क्या तर्क वह दिया। तो देखिए ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने कहा कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के अनुसार जो चंद्रा की जो व्यक्तिगत संपत्ति का मूल प्लान में दी गई राशि से क्या है, बहुत ही कम है। अगर यह प्लान खारिज होता तो चंद्रा दिवालिया घोषित हो जाते और लेनदारों को इससे भी कम राशि मिलती। प्लान मंजूर होने से चंद्रा आर्थिक रूप से दोबारा खड़े हो सकेंगे और मूल लेनदारों से भविष्य में वसूली की संभावना बनी रहेगी। अब आप जानिए कि सुभाष चंद्रा की नेटवर्थ अभी सिर्फ मात्र 31 करोड़ रुपए है। 2017 के आरबीएल बैंक के मुताबिक करीब 45,888 करोड़, 2018 में केनरा बैंक के मुताबिक 40,562 करोड़ रुपया, ये इनका नेटवर्थ है। अब इस केस की आगे की क्या होगी। अब देखिए कोर्ट की मंजूरी के बाद रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जितने भी लेनदारों की एक अंतिम सूची बनाया जाएगा। इसके बाद 6.5 करोड़ की रकम को इन सभी जो बैंक है और लेनदारों में नियम के अनुसार बांट दिया जाएगा। आखिर में यह मामला दोबारा इंसॉल्वेंसी अदालत की जब मुख्य बेंच के पास जाएगा तो वहां से औपचारिक कानूनी मोहरे लगते ही यह केस पूरी तरह से क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि बैंकों को 22,000 करोड़ रुपया कर्ज पूरी तरह से डूब गया? नहीं। क्या है कि 99.97% का जो हेयर कट केवल चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी के क्लेम पर लागू होता है, और जो मेन कंपनी है लोन लिया था वे अभी भी क्या है, कर्जदार बनी हुई है। बैंक उन कंपनियों को उन संपत्तियों और अन्य गिरवी रखे हुए जो कोलेटरल सीआरपी वसूली करेगा। और एनसीएलटी ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि क्रेडिटर्स के पास मूल कर्जदारों से वसूली का अधिकार बना रहेगा। अगला पॉइंट में ये समझिए कि इस फैसले का भारतीय बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर पर असर पड़ेगा। तो देखिए ये फैसला आने वाला जितने भी सभी मामलों के लिए एक बड़ी मिसाल बनेगा, और इससे ये साफ संदेश जाएगा कि अगर 75% से आपके ज़्यादा कर्ज देने वाले बैंक या लोन किसी भी रीपेमेंट प्लान पर राजी हो जाते हैं तो अदालत इस कारोबारी फैसलों को ही सर्वोच्च मानेगी। फिर भले ही बैंकों का उनका 99% से ज़्यादा पैसा छोड़ना पड़े और रिकवरी के नाम पर सिर्फ नाम मात्र की रकम ही क्यों ना मिले। देखिए ये भले ही पर्सनल गारंटर थे ये महाशय, लेकिन घुमा फिराकर लोन इन्होंने ही लिए थे। और जब दिवालिया घोषित हुआ, चूंकि ये बीजेपी का पहले हरियाणा से ही निर्दलीय रूप से ये राज्यसभा का सांसद थे, और कहा यह जा रहा था कि उसमें बीजेपी का इनका सपोर्टर था, आज भी इनके बीजेपी से लगाव था। तो अब सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस का समझिए ठेठ भाषा में कि ये मामला हुआ और मात्र 6.5 करोड़ में निपटारा हो गया। आम आदमी सोचिए सीधा वोट दबाइए, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक कि आपको पर्सनली आपके पास टैलेंट नहीं है। बाकी देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाना चाहिए।
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो वही होगा जो एनसीएलटी ने दिया है। बाकी जो भी हो, आगे क्या इन पर अपडेट आता है। विजय माल्या ने अपना दुख दर्द भी व्यक्त किया कि भाई हमको इतना क्यों सता रहे हो, हमको भी छोड़ दो। बाकी जो भी आएगा देखिए क्या होता है।